ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बी क्वाइट नाउ। जो चीज हमने लास्ट वीक कवर की, दैट वाज नॉट सपोज टू बी कवर्ड इन दिस क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू कवर अगेन। बुला लीजिए अंदर। एंड दैट इज दी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। although कि हमें पता है कि दिस कोर्स इज अबाउट दी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो हम बात करना चाहते हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे चैप्टर नंबर 2। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर बीइंग ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस, वो यहाँ पे मैं स्किप करता जाऊंगा, और जो हमने नहीं की हुई वो हम करेंगे। और अगर किसी प्रीवियस में भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इस चैप्टर का देखेंगे इसमें कौन से कंटेंट्स हैं चैप्टर में, तो यू विल फाइंड कि इसमें सबसे पहले सिग्नल्स की बात की जाती है और बाद में सिस्टम्स की बात की जाती है। सिग्नल्स में जब बात करते हैं तो सिग्नल को डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है, मिसाल के तौर पे एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। हमने ये भी देखा है कि किस तरह एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर भी वही बात हम करेंगे। फिर हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करेंगे कि स्पेशली क्योंकि चैप्टर डिस्क्रीट टाइम और ये बुक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे है, तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली दीज डिस्क्राइब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर नथिंग बट अ सीक्वेंस, नथिंग बट अ सीक्वेंस। और हमने लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट भी सीखा है कि सीक्वेंस कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो बताएंगे सीक्वेंस किसे कहते हैं। घर जाके नहीं देखते? वेरी बैड। कि इतना कम से कम सेमेस्टर मेथड में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसको आखिरी रात में मत छोड़ो। आखिरी रात में इतना काम हो जाता है कि फिर वो कवरेबल नहीं होता, फिर उसको सिर्फ गुजारा जाता है और कहा जाता है बाकी भी देख अल्लाह अल्लाह कर लेगा। तो अल्लाह मदद जरूर करता है, लेकिन उनकी जो अपनी मदद खुद करते हैं। हम बैसियत मुसलमान शायद एक अलग रास्ते पे चले हुए हैं कि हम समझते हैं कि जी सब कुछ अल्लाह करेगा। बिल्कुल करता है अल्लाह, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दरवाजा बंद करो बच्चे। वालेकुम सलाम। दरवाजा बंद कर दो बच्चे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मदद उसमें शामिल हो, आपका काम उसमें शामिल हो। अगर ये ना होता तो क्या आप समझते हैं कि हमारे नबी को कोई जरूरत थी कि वो जाके तो बकरियां चराए, या वो मक्का से शाम तक तिजारत का माल लेकर जाए? ठीक है, अगर अभी हमें कोई कहे कि जी पिशावर से लाहौर तिजारत का माल ले जाना है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी ना। सिंपल तो नहीं है लेकिन इजी है कि ट्रक में लोग हैं, उनमें डाल दिया जाएगा और वहां पे पहुंचे, उतारने के लिए भी लोग हैं और रास्ता भी है। उसको तो ऊंटों पे डालना था, तो उन्होंने वो काम किया इसलिए कि अपनी उम्मत को बताने के लिए कि जहां पे अल्लाह की मदद शामिल होती है वहां आपका काम भी जरूरी है। जी, आप बताना चाह रही थी, सीक्वेंस सीक्वेंस पूछा था ना? आप बताना चाह रही थी कि आपकी सहेली ने जवाब नहीं दिया, तो उसका क्या आप जवाब देना पसंद करेंगी? व्हाट इज सीक्वेंस? ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, बस सिंपल उन्होंने कह दिया। लेकिन यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट किसी चीज की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ओनली नंबर्स। सीपीयू में हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो डिस्क्रीट सिग्नल में बेसिकली दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। एन एम्पलीट्यूड कांट बी डॉग, एम्पलीट्यूड कांट बी काउ, एम्पलीट्यूड कांट बी hen. It can be 1, it can be 2, it can be 2.2, it can be 2.3, something like this. बात समझ आ गई? तो हम सीक्वेंस की बात करना चाहेंगे। फिर हम इसमें भी बात करना चाहेंगे कि सिग्नल को हम मैथमेटिकली, फंक्शनल, टैबुलर, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम इन सीक्वेंस कुछ सीक्वेंसेस की बात करेंगे
उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो है दैट द यूनिट सैंपल, यूनिट सैंपल। फिर हम यूनिट स्टेप की बात भी करेंगे, लेकिन यूनिट सीक्वेंस को, यूनिट सैंपल को, जिसको यूनिट इंपल्स आप लोग कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उससे कोई भी आफ्टर सम प्रोसेसिंग कोई भी सीक्वेंस बनाया जा सकता है, कोई भी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस बनाया जा सकता है। तो अभी यही चीज भी हम सीखेंगे कि अगर वो कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फ्लिपिंग, जैसे मिसाल के तौर पे शिफ्टिंग। अगर शिफ्टिंग है तो इट मे बी डिलेड, इट मे बी एडवांस, इट मे बी स्केलिंग। So by using these methods or processes or operations that we can perform on a discrete time signals. Clear? Then we will be looking at, after this, we will be combining the sequences. Just as you did in your lab, probably yes, that you combined the three sinusoids, one of probably of 10 hertz, the other one was 20 hertz, the third one was 30 hertz, and then you added them up. And what you got? You got a composite signal, which was somewhat like your voice signal. Okay? Why I use the word somewhat? Because your voice contain many frequencies, many signals having different frequencies, and they are added up. But in your case, what you did, you combined only a few frequencies, only 3. ठीक है? तो यहां पर भी हम सीक्वेंस के कंबाइन की तरफ और फिर हम सिस्टम्स की तरफ चले जाएंगे। We'll be talking about very important linear systems, but we look at the non-linear systems as well. But the emphasis will be on linear systems. Then we'll be talking about the time invariant systems, but we'll be look at the time variant systems as well. We'll be looking at the causal systems, but we will also look at the non-causal systems. We'll be looking at for memory systems. We'll be also looking at the memoryless systems. Then, ladies and gentlemen, we'll be combining the linear and time invariant system, and we'll be calling it a linear time invariant system, which we abbreviate as LTI. And our whole course then will be moving on the same LTI systems. Then we'll be talking about a very important concept, as you know, and that is the Fourier transform, during which we'll be shifting our time domain signal into a frequency domain signal. And I hope I have explained that why we want to shift a signal from time domain to frequency. And then definitely the reverse also need to be possible. In the frequency domain signal we must be able to convert it back into the time domain, because reality is time. ठीक है? So if कहाँ है आयशा? नहीं आई आज? आयशा क्यों करते हैं फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं? फ्रीक्वेंसी में डोमेन में ले जाने की कोई रीजन? या ये भी कह सकते हैं कि जी हम अपनी महारत दिखाना चाहते हैं, स्किल दिखाना चाहते हैं दुनिया को। जी है जवाब, या कि तो आगे पीछे चला जाऊं? जी कम ऑन, आप बताएं। जी मायरा, व्हाट मोर इंफॉर्मेशन? घर जाके आप भी नहीं पढ़ती? वेरी बैड। जी मायरा, सिग्नल में नॉइज डालते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम वो देखना चाहते हैं। जैसे मिसाल तौर पे मेरी वॉइस है और फॉर एग्जांपल काशिफ की वॉइस है। अब हम दोनों की वॉइस डिफरेंट है। क्यों?
क्योंकि इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। हो सकता है वही फ्रीक्वेंसी वहां पे भी हो लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कम हो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में भी लिटिल डिफरेंट हो, लेकिन हार्मोनिक्स विच आर अगेन फ्रीक्वेंसीज, दे आर डिफरेंट, which are creating the two sounds, the quality of the two sounds different. Clear हो गया? Anyhow, तो that's the reason, और स्पेशली जब हम हार्डवेयर डिजाइन करते हैं तो हार्डवेयर डिजाइन किया जाता है जब तक कि आपको उसके कंपोनेंट का पता ना हो, आप हार्डवेयर उसके लिए डिजाइन नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें ये पता ना होता कि जी इस क्लास में कितने स्टूडेंट आते हैं, क्या स्टूडेंट इस क्लास में 5 स्टूडेंट होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, एंड सो ऑन। तो अगर 5 है तो फिर दिस टेबल वॉज इनफ, 5 स्टूडेंट को इस टेबल के गिर्द बिठा लिया जाता और पढ़ा दिया जाता, फिर इतना बड़ा रूम की जरूरत नहीं थी। अगर ये 100 होते तो फिर ये रूम छोटा था, इसके लिए जरूरी था कि फिर हम एक मेन हॉल, जो इलेक्ट्रिकल मेन हॉल है, उस जैसे कमरे बनाते। जैसे इवन आपने अगर कभी गौर किया हो तो इलेक्ट्रिकल में के जो हॉल्स थे वो काफी बड़े थे, रूम्स, एक क्लासरूम तो काफी बड़े थे। उन्होंने उनको 2 कर दिया क्योंकि आपका स्टूडेंट की तादाद पहले ज्यादा एक क्लास में रखी जा सकती थी, अब एज पर द पीसी रूल 40 से ज्यादा नहीं अलाउड, तो 40 से ज्यादा नहीं रखना, तो इतना बड़ा रूम की जरूरत नहीं है। तो जब आपको पता चल गया कि 40 स्टूडेंट, देन यू नीड ए रूम ऑफ दिस साइज। इसके मतलब जब आपको पता चल गया कि जिसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं, मिसाल के तौर पे 100 से लेके 5000 तक, तो यू विल डिजाइन योर हार्डवेयर अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर आप इससे कम वाला हार्डवेयर बनाते हैं तो योर द क्वालिटी ऑफ योर साउंड सिग्नल विल बी बैड। क्योंकि उसमें से मिसाल के तौर पे 100 से 5000 था, आपने 2000 तक बनाया, इसका मतलब 2000 से 5000 तक जो फ्रीक्वेंसीज में एनर्जी थी, इंफॉर्मेशन थी, दैट इज लॉस्ट। और अगर आपने 100 से 5000 तक का सिग्नल था और आपने उसको 10,000 तक बना दिया, द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विल बी हायर फॉर नो रीजन। That's the reason it is important that you should know why I am converting it into a frequency domain, to see the frequencies present in the signal. Clear? So, ladies and gentlemen, we will be talking about the Fourier transform. We will be talking about its certain properties, and then we will be using this to learn different things. Now, come to the first, that what is a signal? You already know what is a signal. Signal is something which carries information, which conveys information, and is used to convey information between humans or among humans, between machines, between human to machine, and between machine to human as well. So they can be represented mathematically. मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जनाब माई सिग्नल विच इज फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑफ एन is equal to 2 times delta of n plus 3 times or minus 3, you may say here minus 3 subtraction के लिए, times delta of n plus 3, for example. So you are representing a signal mathematically as a function of one or more independent variable. So I have explained to you that your independent variable can be 1 or it can be more. I have given to the example 2 and 3. I hope you remember. But in this course, you are lucky that we'll be only using one independent variable, and that will be a time. That's the reason our course name is Discrete Time Signal Processing. Discrete time. So these independent variable can be continuous. If it is continuous, then the signal is analog. And if it is discrete, the signal is digital, is discrete. If you are both the dependent and independent and dependent variable both are discrete, then the signal is called digital signal. So यही वहां पे कह रहा है कि digital signals are those that have both discrete time and discrete amplitudes. Clear? Any question? No. Okay. Then we are here, the same what I explained just in a moment before, that
The type of signals originate from the independent variable. The classification of the independent variable. If your independent variable is continuous, then your signal is also continuous. Like here you can say x of t. This t is your continuous variable. That's the reason this whole x of t is continuous. Is it clear? पहले से हम पढ़ चुके हैं. Okay, but if you are this x, this independent variable, if you are this independent variable is not continuous, it is discrete, then this whole signal is called a discrete time signal. Yeah, as you can see here, that your signal is only available at 0, at 1, at 2, at 3, at 4, at 5, at 6, and so on. But they can take any value. Like for example, if I take another value here, if I take another value here, it can take any value. It is continuous within a range in the dependent variable, while the independent variable is discrete. Then the signal is called discrete time signal. Clear? Clear, Kashif? Now the question arises. What's your name, Bache? Now, yeah. सुमाइका 3 पे तो इसकी वैल्यू लेट करें कि इसकी वैल्यू है 4, कुछ भी है 4 पे इसकी वैल्यू है लेट इट बी 2. सुमाइका से मेरा सवाल यह है कि इसकी वैल्यू यहां पे क्या है. जी, सुमाइका कहती है 0. जासिम क्या फरमाते हैं? अब खेलना रहे होते तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन का पता होता. सुमाइका क्वेश्चन रिपीट करो. यानी क्वेश्चन ये है कि सुमाइका कह रही है कि लेट करें कि 1 के ऊपर इसकी वैल्यू है लेट इट बी 4, 2 पे इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2, कुछ भी. व्हाट इज द वैल्यू हियर? जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 0. सुमाइका के साथ इधर कौन है? फसिया. जी फसिया. तो आंसर ये है, इसका आंसर ये है कि 0 नहीं है. इसकी वैल्यू है लेकिन हमने डिफाइन नहीं की, हमने मेजर नहीं की. ये नहीं कि वैल्यू नहीं है. मिसाल क्योंकि हमने तो बेसिकली आप अभी भी देखेंगे और लास्ट टाइम भी आपने देखा कि हमने कंटिन्यूस सिग्नल को खास टाइम के ऊपर सैंपल किया. ऐसे ही किया ना? तो क्या दरमियान में उसकी वैल्यू नहीं थी? बिल्कुल थी. कौन कहता है कि 0 थी? सुमाइका. सिर्फ हमने मेजर नहीं की. जैसे मिसाल के तौर पे आई एम मेजरिंग द टेम्परेचर एट 10 o'clock and then I am measuring the temperature at 11 o'clock. Very nice. Lekin can I say that between 10 and 11 there was no temperature? No, that is totally wrong. Even I can't say the temperature was 0. फिर तो बाहर बर्फ बन जानी चाहिए, वो तो नहीं बनी. तो ये कहना गलत है. क्यों? क्योंकि हम जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, जब हम इसको डिस्क्रीट में ले जा रहे हैं, तो कल इसको वापस भी तो लाना होगा. तो फिर वापस आते हुए तो हमारे लिए बड़ा आसान है, कुछ हो जाएगा. यहां तो कुछ भी नहीं है, 0. तो एग्जांपल इसकी क्या दूं? मिसाल के तौर पे व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर. व्हाट दिस कंप्यूटर इज डूइंग एट दैट टाइम? It is taking an analog signal
shifting it to a discrete time signal और a digital signal। ये इस वक्त ये काम कर रहा है, और ये चीज अपने ये सैंपल्स इन द फॉर्म ऑफ द बिट्स अपने पास स्टोर कर रहा है। मे बी आज हम यही बिट्स सैंपल्स उठा के क्लाउड पे रख देंगे और आपको उस क्लाउड का लिंक दे देंगे। आप जब उस लिंक को क्लिक करोगे तो these bits, these samples will start coming from cloud to your PC, and then what the your PC will be doing, it will be reconstructing the analog signal back। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भाई एक सैंपल आए और दूसरा सैंपल आए और उसके दरमियान में खाली हो। नो, इन बिटवीन देयर इज अ सैंपल, देयर इज सम वैल्यूज विच यू लिसन। इसलिए सुमाइका का ये जवाब दुरुस्त नहीं है कि दरमियान में वैल्यू 0 है, सिर्फ हमने डिफाइन नहीं की थी। क्यों फंसिया? गलत कह रहा हूं ना? ठीक है, चलें, आपकी मर्जी। क्यों काशिफ? ठीक है, तो हियर इज द आंसर कि जब हम, और इसकी एक और रीजन बताऊं, मिसाल के तौर पे अभी लास्ट क्लास में मैं एक ऐसे यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे जाके कोई भी एक मैंने ओपन कर लिया। अब यहां पे क्या हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो ये शख्स है इसके साथ मेरी कोई बताना मकसद नहीं है, कोई भी एक लिंक था हमने ओपन कर लिया। अब करना मैं क्या चाहता हूं, यहां पे मैंने इसकी प्लेबैक स्पीड को 0.5 कर दिया और इसको रन किया। नो कमेंट्स एट ऑल। तो इसको मैंने रन किया एंड लुक, इसकी वर्ड्स की बजाय मकसद को समझने की कोशिश करो। जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राब्ते में रहते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, द सैंपल्स जो आ रहे हैं वो हमारे सिस्टम को, जो उसके दरमियान में टाइम है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सैंपलिंग टाइम, सैंपलिंग पीरियड, उसको डबल कर दिया गया है। इसका मतलब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया गया है। तो ये हालत बन गई। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसको ये काम इसके साथ कर दूं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब से भी बात हुई है और कामरान मुर्तजा साहब से भी बात हुई है, मेरी फजल रहमान साहब की पार्टी के बंदे से बात हुई। उसके अलावा एक दो जर्नलिस्ट जिन्होंने बीसीएस पे बात करी। what is happening here, the samples which we are getting from the internet, we are taking these samples and we are sending double of the speed। that the reason जो आपके सामने हो रहा है वो आपके सामने हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज आपको इसे ये समझनी है कि मैं और सब्जेक्ट के बारे में भी ये नहीं कहता, लेकिन एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू है काशिफ के ज़हन में कि जनाब ये सारी बातें बस एक कागजी हैं, थ्योरी है, गुजारो, बस इसके यूज तो कहीं नहीं है। नहीं, दैट बी यूज्ड है। तो ये थ्योरी नहीं है, दैट इज रियलिटी है। तो कहने का मेरा मकसद है कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले सैंपलिंग हुई, यानी कि एनालॉग को डिस्क्रीट में ले जाया गया, डिजिटल में ले जाया गया, और जब मैं सुन रहा था तो डिजिटल को वापस एनालॉग में रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब बात समझ आ गई? क्लियर? अगर ये बात समझ आ गई तो एक छोटा सा चीज समझ के वापस इसी स्लाइड पे आते हैं। यहां पे मेरे पास आपकी वॉइस मेरे पास है, मेरे पास आपकी वॉइस है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, उसको प्ले करें, उसको डिस्प्ले करवाएं, और उसके साथ भी ये खेल खेलें जो अभी हम छोटी सी गेम खेलना चाहते हैं। देखता हूं कि क्या जासिम अभी भी जवाब देता है कि नहीं देता। जी, ठीक है, अच्छा अभी देख लेते हैं जी। सवाल ये है
कि ये आपकी जासिम की वॉइस को हमने कैप्चर कर लिया, और इसके ना बोलते हुए भी हमने इसकी आवाज कैप्चर कर ली, ये फिर हमारा मसला है। और इसकी इसकी जो वॉइस है उसका हमने 32 मिली सेकेंड का पीस आपके सामने ले आए, 32 मिली सेकेंड का पीस उठा लिया और यहां पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। अब सवाल ये है कि हमने इस लाजमी तौर पे जेंटलमैन ये कौन सी टाइप का सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमने इसको सैंपल किया और सैंपलिंग के बाद हमने इसको सैंपल किया और सैंपलिंग के बाद हमारे पास ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ गया और इसके हमारे पास 256 सैंपल्स मौजूद हैं। यानी कहने का मकसद है कि हमने पीरियड जो है, टाइम जो है, जो हमने लिया 32 मिली सेकेंड, एंड नंबर ऑफ सैंपल जो हमारे पास इस 32 मिली सेकेंड में आए, दे आर 256। माई क्वेश्चन इज कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सैंपलिंग पीरियड किसे कहते हैं, सैंपलिंग पीरियड किसे कहते हैं, विच इज कैपिटल टी, और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, विच इज एफ। ठीक है, तो जी यहाँ कौन बोलना चाह रहा है? टाइम के बाद हम लोग सैंपल लेंगे। कितने टाइम के बाद एक सैंपल और दूसरे सैंपल के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, इन टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, इन टाइम्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर एक सैंपल यहां लिया, दूसरा सैंपल यहां लिया, तो इन दो सैंपल के दरमियान जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग पीरियड, नंबर वन। And the sampling frequency is the number of samples taken per unit time. Number of samples, ये जो आपने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, हाउ मेनी सैंपल्स यू हैव कलेक्टेड पर यूनिट टाइम। और जनरली टाइम कुछ भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज वी आर स्टक टू दी एसआई सिस्टम वेयर टाइम यूनिट इज second, that the reason I have written as samples per second, and that is the sampling frequency. तो चलें जी बिस्मिल्लाह कर दें। अगर आपके पास ये दो डेटा हैं तो मुझे बताएं कि इस वॉइस का, जो इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, इसका टाइम सैम्पलिंग पीरियड क्या है और इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। चलें जल्दी से। जी जासिम साहब, आपने कहा कि जी मैं अभी जवाब देता हूं। और जवाब में ये ना कहना कि जवाब दा देखना वाला। शाबाश, जल्दी से। नो पेन, नो कॉपी, नथिंग, वेरी बैड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइंदा से अगर किसी के पास कॉपी पेन ना हुआ और वो मेरी क्लास में हुआ तो क्लास से बाहर होगा। यहाँ पे कोई हम फंक्शन करने नहीं आए, ना कोई चाय की पार्टी है, ना कोई लंच है, ना डिनर है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ गपशप के लिए आए हैं। जल्दी करें, शाबाश। मांगो किसी से, व्हाट्स योर नेम? सना, मांगो किसी से, ताकि आपको एहसास हो कि मांगना कितनी बुरी बात है। क्या बताऊं?
Tem um cantinho de acho que isso não é bom. है ना जासिम, ये तो जी खामोशी है, कर रहे हैं, सेकंड सेकंड टू कर रहे हैं, कर लिया। हरी अप देखें इधर जी, इधर देखें, क्या हमें चाहिए, क्या मुझे ये चाहिए सबसे पहले कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अभी हमने देखी कि दे आर दी सैंपल्स पर यूनिट टाइम, यही है ना। अब अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो दे दें तो आपको पता है कि इस 32 मिली सेकेंड के अंदर 256 सैंपल्स हैं, यही है। तो चलें जी, हम यहां लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं टाइम। सैंपल्स यहां पे 32 मिली सेकेंड का टाइम है, मिली, और सैंपल्स हैं 256। आपको कितने टाइम में सैंपल्स चाहिए, कितने में, 1 सेकेंड में, बिल्कुल ठीक कहा। यहां पे 1 लिख लेते हैं और यहां पे s लिख लेते हैं, ना मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, s मल्टीप्लाई बाई 32 मिली इज इक्वल टू 1 इंटू 256, एम आई राइट। इफ आई वांट टू फाइंड s, इट इज 1 256 डिवाइडेड बाय 32 मिली। तो इससे क्या जवाब आएगा, करें जी, कैलकुलेटर है, इतना तो कर सकते हैं। 8,000 सैंपल्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 8,000 सैंपल्स होंगे। अब अगर आपको, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर फ्रीक्वेंसी, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टाइम, इट इज 1/f, अभी बताया। तो f की वैल्यू 8,000 है, तो इफ यू डिवाइड यू विल बी गेटिंग 125 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब क्या, इस सिग्नल से हर 125 माइक्रो सेकेंड के बाद एक सैंपल उठा के यहां पे डाल दिया गया, और 1 सेकंड में कितने होंगे, 8,000 होंगे। कितना मुश्किल सवाल था। और अगर ये मुश्किल था तो पेपर तो फिर अल्लाह ही अल्लाह होगा, क्योंकि वो मेरा बना हुआ होगा, ये बात तो है। क्या फरमाया, इतना ही अच्छा होंगे, फिर पेपर के बाद आप मुझे अच्छा कहेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपने हालात को बेहतर बनाओ, यानी आओ। अब एक चीज और आपको बताऊं कि ये रियलिस्टिक है, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो इसी तरह आपकी वॉइस को पकड़ता है, इसी तरह उसको 8,000 सैंपल हर सेकंड में लेता है, और हर सैंपल के दरमियान उसका जो पीरियड होता है 125 माइक्रो सेकंड का ही होता है। और इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊं कि हर एक यूजर के लिए अलग अलग चैनल होता है, ठीक है। हर कोई अपने नाम का पहला पहला वर्ड नाम बोलता जाए। मशल के लिए M,
ये मशल का चैनल है, देन सायरा, देन आमना, देन मायरा, देन अरीज। तो देखें जी, ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, एंड ईच चैनल कैन कैरी अ वॉइस चैनल एट 64 किलोबिट पर सेकेंड। इसका मतलब है मशाल के 64,000 बिट्स उठा के इस चैनल के ऊपर भेज दिए जाते हैं। ये मशाल का चैनल है। ये सायरा का चैनल पे भी यही काम, और आमना, आमना का भी यही, मायरा का भी यही, अरीज का भी यही। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्योंकि आज तो सर में दर्द नहीं है, एम आई राइट जेंटलमैन एट द बैक, तो जवाब दो कि अगर मेरे पास 8,000 सैंपल्स हैं और पर सेकंड, और मेरे पास 64 किलो बिट पर सेकंड ले जाने की सलाहियत है, a single sample will be represented by how many bits? किसने कहा? किसने कहा? हाफजा, हाफजा ने और सलमान ने कहा 8। नजर आ रहा है कि यहाँ पे 8,000 सैंपल्स हैं, 64 किलो बिट पर सेकंड है, सैंपल को बिट सेकंड सेकंड दोनों में सेम है। इसका मतलब है कि सैंपल्स को बिट्स में ले जाना है। 8,000 यानी 8K और 64K के दरमियान में 8 का रिलेशन है। इसका मतलब ईच सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 8 बिट्स पे हम हाफजा की बात मान लें, ठीक है, तो फिर कितने लेवल्स होंगे जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करें सिग्नल को? 256। ये 256 कैसे आया काशिफ? 2 पावर 8। वेरी नाइस। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने शायद इसी स्लाइड्स में कहीं रखा गया था, वो ये है कि यहां पे मैंने 8 लेवल रखे थे, तो ईच लेवल वाज रिप्रेजेंटिंग 3 बिट्स। अब ईच लेवल मेरे पास हर एक 3 बिट नहीं है। अभी आप इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलत भी मैंने कहा है तो इसकी गुनाहगार कौन है? हाफजा। तो हाफजा ने कहा कि जी 8 बिट चाहिए, तो अगर 8 बिट चाहिए तो यहां पे फिर 8 लेवल्स नहीं होंगे, 256 डिफरेंट लेवल्स होंगे। तो अगेन आप समझ रहे हैं कि डीएसपी इज बीइंग यूज्ड इवन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन योर टेलीफोन। दिस इज नॉट समथिंग अ बुकिश कॉन्सेप्ट, इट इज समथिंग विच इज द प्रैक्टिकल। क्लियर हो गया? ओके यही चीज यहां पे समझाने की कोशिश की गई कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां पे देखें तो आई हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। तो वॉइस के केस में अभी हमें बताया हफ्जा ने, हफ्जा का पूरा नाम जरलिश्त। तो जरलिश्त का मतलब क्या है? नहीं आता? क्या बता दी? स्टिक ऑफ गोल्ड। चलें जी, अच्छी बात है। तो स्टिक ऑफ, हमें जर्नलिस्ट ने बताया कि जनाब यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो कितने हैं? 256। तो वाई 256? बिकॉज ईच सैंपल इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स। क्लियर हो गया जी जेंटलमैन? आपका वो क्वेश्चन फील हो रहा है कि क्वेश्चन है? लेकिन ये याद रखें, क्या मैं ख्याल है कि आपसे पूछूं? जी ओके। सो जेंटलमैन, हमने इस कॉन्सेप्ट से क्या चीज सीखी कि ये हमें आता है कि हमारा डिपेंडिंग अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इन आवर केस इज ओनली टाइम,
if the independent variable and the dependent variable both are continuous, then the signal is analog. And the good examples are your voice signal, your audio signal, your video signal, your temperature, your pressure. All of these are the example of analogs. Then is the digital one, where both the independent and dependent both are discrete. अगर rightly कहूं तो time independent is discrete and the amplitude is quantized. Then the signal will be called as a digital signal. And the very good example, अभी आपके सामने जो सिग्नल मैंने प्ले किया इमरान रियाज का, that is a example of a digital signal. Similarly, what is stored in your, or what is being stored, what I am storing in my hard drive that time, now this video lecture, that is again an example of digital signal. So your computers, your digital electronics, your telecommunication, all are the example of digital signals. Got it? Clear hai? No? Okay. So similarly, we talked about analog, which have the time independent variable and the dependent variable, both are continuous. While the one where the time is discrete and the signal amplitude is quantized, then the signal is a digital one. And this level, as you did in your DLD, at only two levels, 0 and 1, high and low, on and off, not essential. I give you an example just now, that your voice has been digitized by using 256 levels. Here shown only 8 for simplicity, but it can be any level, any number of levels. और फिर प्रूव भी किया कि ये सैंपल्स को आपके कंप्यूटर पे आ गए, आपने ज्यादा सैंपल गिराए तो किस चीज से आपने खेला. जब अभी हमने दो एग्जांपल्स अभी की, अल्दो के इमरान रियाज को पता चले तो छोड़ेगा नहीं हमें कि मेरी वॉइस के साथ आपने क्या किया है, लेकिन हमने इसलिए किया, उसको समझा देंगे कि हमने इसलिए किया कि हम 40 स्टूडेंट को समझाना चाहते थे कि सैंपल्स स्टोर्ड हैं. हमने वो सैंपल्स डबल स्पीड से गिराए. डबल स्पीड से बनाता है हाई डबल फ्रीक्वेंसी से गिराए, तो हमने देखा क्या हुआ. और फिर हमने हाई लोअर फ्रीक्वेंसी, हाफ द फ्रीक्वेंसी के साथ गिराए, फिर हमने देखा क्या हुआ. तो हमने अच्छी उससे किया, इसलिए हमें माफ कर देगा, कहेगा फिर भी करो. क्लियर हो गया एवरीवन? ओके. क्यों डिजिटल की वजह? डिजिटल की मेन रीजन ये है कि जनाब वी नीड हार्डवेयर, and the hardware for the digital in the form of the VLSI techniques or technology is available now, available since last few decades. ठीक है फसिया? That's the reason we are feeling more comfortable in implementing the digital systems. And the good example is your laptop, your smartphones, even today your digital watches, smart watches. तो जिन जिन चीजों को आप देख रहे हैं, आपको पता है कि लास्ट few years में या few decades में they have shifted from the analog to digital. And the very good example is your mobile. It started again with the analog. It started again with the analog. And that at that time it was called as the first generation of mobiles, 1G. It was analog. Then the second generation came, and that was digital. And the good example is your GSM.
Second generation is GSM. Although the US standard for the second generation was based upon the CDMA, code division multiple access method they were using, while the Europeans were using the time division multiplexing in the GSM. But I'm not teaching a subject about the mobile communication, just telling you word has shifted from analog to digital. Why? Because of this VLSI technology, availability of VLSI technology, where you can process the signals in a better way. Even आज से probably 1 or 2 decade back जो टीवी आपके घर में था, आज वो नहीं है. That was an analog TV, जिसके अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी. Now these vacuum tubes have been diode and triodes और ये होते थे, and that they are replaced now by the simple ICs, ASICs. Clear हो गया मेरी बात? Good. Then is the, ladies and gentlemen, that जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि जी कि basically your discrete time signal, what is the definition of discrete time signal? It is a sequence of numbers. It is a sequence of a number. As you can see here, yeah, here. What are these? They are just sequence of numbers. But if you compare the two, probably the numbers are same. पहले में भी 10245 है, दूसरे में भी 10245 है, but the order is different. That's the reason they are not the same signals. They are two different signals because it is a sequence. Sequence में order matters. Clear? So we said that our signal basically is x of x, for example, and that x is a sequence, like here, a sequence. If it is a sequence, I can write this sequence like this as well, x of n. क्या मतलब है? x पहली वैल्यू क्या होगी? n can take any value. N can take any value from minus infinity to plus infinity, but it doesn't mean कि must है कि जी minus infinity से plus infinity हो. No. It can take from minus 3 to plus 3 as well. It can take from minus 5 to plus 5 as well. It can even take from minus 5 to 0. It can even take from minus 5 to minus 1. Which means it can take any value in the range from minus infinity to plus infinity. That's the reason यहाँ पे हम लिख सकते थे इसी सिग्नल को कि this is equal to x of 0, then x of 1, then x of 2, and so on. Where these are the, now x of 0 is a single sample. And all of these combinedly constitute a discrete time signal, which we normally represent by x of n, where n represent the index. क्लियर है? और इसमें हमने ये चीज सीखी कि जनाब हो तो ये रहा है कि वी हैव दिस एनालॉग सिग्नल एंड दिस एनालॉग सिग्नल में वी आर टेकिंग दीज सैंपल्स. और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्पेक्ट स्टूडेंट यही करता है कि जनाब जब हमने ये सैंपल ले लिए दो तो दरमियान में कुछ भी नहीं, जीरो है. हमने कहा नहीं, हमने सीखा कि नहीं, जीरो नहीं है, कुछ है, हमने सिर्फ उसको मेजर नहीं किया, हमने उसको डिफाइन नहीं किया. क्लियर? सो द टाइम भी, फिर हमने सीखा कि इन दो सैंपल जो हमने लिए इनके दरमियान में जो टाइम है, दैट टाइम इज कॉल्ड द सैंपलिंग पीरियड. एंड द
and the number of samples that have been taken per unit time will be called as the sampling frequency. And we did an example on it, a realistic example on it, ताकि हमें समझ आ जाए. तो यही वो कह रहा है कि where n is an integer in practical setting, such sequence can often arise from periodic sampling. Sampling नहीं, periodic sampling. क्या मतलब है जी? यहां पे अगर सैम्पलिंग कहता या पीरियोडिक सैम्पलिंग कहे, दोनों में कोई फर्क है? अगर मैं ये कहूं कि सच सीक्वेंस कैन अराइज फ्रॉम सैम्पलिंग ऑफ ए एनालॉग सिग्नल, या मैं ये कहूं, यहां पे जेंटलमैन ने कहा था कि मुझसे क्वेश्चन करें, जेंटलमैन क्या फर्क है दोनों में, नाम बताएं और आगे बढ़ें. जी शाबान साहब, मैं पहली दफा कहता हूं कि सच सीक्वेंस कैन अराइज फ्रॉम सैम्पलिंग एन एनालॉग सिग्नल. दूसरे में मैं कह रहा हूं कि सच सीक्वेंस अराइज फ्रॉम पीरियोडिक सैम्पलिंग ऑफ द वर्ड पीरियोडिक हैज बीन एडेड. डज इट हैव सम मीनिंग, सम डिफरेंस, और बोथ आर सेम? रेगुलर इंटरवल के बाद लिया गया है. एंड द वन एग्जांपल में अभी हमने लिया था कि वॉइस सिग्नल का ये जो रेगुलर इंटरवल, आप जैसे कि शाबान ने कहा, दैट रेगुलर इंटरवल इज 125 माइक्रोसेकेंड्स. क्लियर हो गया? ओके. और the reciprocal of this regular interval, which is called sampling period, is called sampling frequency. Here, okay, the same has been shown here, that you have an analog signal. For example, you have an analog signal starting from here, and what you did, you took the samples from this, but these samples have been taken after regular intervals, and these regular intervals are called sampling period. So after each capital T, for example, we took the samples and named it or placed them from -9 to +11. इससे ये पता चलता है कि दोनों साइड पे बराबर होना कोई जरूरी नहीं. वाइल जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि अगर मैं कहूं कि x ऑफ -8 और x ऑफ -8 और x ऑफ +8 चलें, आप में से मुझे कौन बताएगा कि इसकी किसकी वैल्यू पॉजिटिव है और किसकी वैल्यू नेगेटिव है? -8 की वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी नेगेटिव है, क्योंकि यहां नजर आ रहा है कि x ऑफ -8 का मतलब इंडेक्स, -8 इंडेक्स पे वैल्यू समथिंग पॉजिटिव, और x ऑफ +8 के ऊपर इट हैज ए वैल्यू विच इज नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिखते हैं कि x ऑफ n फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, लेट इट बी 2, so this n represent the index and this 2 represent the value of this sample. x minus 4x हो सकता है, हमने तो नहीं कहा कि दोनों में पॉजिटिव नहीं हो सकता, दोनों में नेगेटिव नहीं हो सकता. हमने तो कहा कि जनाब आपको ये समझ होनी चाहिए कि जनाब अगर ये सिग्नल है तो दिस सिग्नल में द कंप्लीट इज द कंप्लीट सैंपल्स, बट इफ यू टेक ए सिंगल वन, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा x ऑफ -8, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज ए सैंपल एट लोकेशन -8 and the value of this is maybe some positive or negative value or maybe even 0. लाजमी नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो. फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप 7 पे अप्रोक्सीमेटली देखें तो द वैल्यू इज 0. क्लियर है? एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें इस पे आना था जिसको मैं पहले ही कवर कर चुका हूं कि जी हम करते हैं क्या है, डीएसपी के जरिए हम अपनी किसी भी एनालॉग सिग्नल को कैसे सैंपल के खास सैंपलिंग पीरियड के साथ, एक खास सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ खेलते हैं. और यही अगर आप नीचे
इसके रीड करें, और बुक से लिया गया है, कोई आप इसको वहां से भी पढ़ सकते हैं, किया गया है सेगमेंट ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम स्पीच सिग्नल हमने लिया। फिर नंबर 2 में हमने उसको सैंपल किया, तो कहता है कि सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स obtained from a signal after every equal interval sampling interval which is 125 माइक्रोसेकंड। हमने प्रूव किया कि 125 माइक्रोसेकंड है, उसने सिर्फ लिखा, हमने प्रूव किया। यहां पे हमने प्रूव किया कि इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 8000 सैंपल पर सेकेंड है। फिर हमने प्रूव किया कि जनाब अगर ये मायरा का या मशल का ये चैनल है, तो इस चैनल में अगर 64 किलो 64,000 बिट्स अगर इसमें हर सेकंड में आते जाते हैं या जाते हैं, तो क्योंकि जब आप फोन पे बात करते हैं तो इससे नॉलेज, तो आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। कौन सी? फुल डुप्लेक्स। और आमना को पता है कि फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है? इट मीन्स बोथ कंटिन्यूसली गोइंग एंड कमिंग। You saying hello and you are listening hello simultaneously. This is called full duplex. And इसका मतलब है कि you need two channels, one for speaking and one for listening. इसका मतलब है कि मशाल को दो चैनल मिलेंगे, एक भेजने के लिए, एक लेने के लिए, दोनों में 64 किलोबिट पर सेकेंड। मेक सेंस? नाइस। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी बात को यहां पे रिपीट किया गया कि रिपीट ये किया गया कि द सिग्नल विच इज ऑब्टेन्ड ओनली एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम आर नोन एज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, विच यू ऑलरेडी नो। द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x of n, where n is the independent variable in time domain. फिर कहता है एग्जांपल में जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट की कि स्पीच सिग्नल सेगमेंट सैंपल्ड टू ऑब्टेन सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सैंपल्स। तो हमने आपकी वॉइस ली एनालॉग और उसको हमने सैंपल किया, और हमारे पास क्या आ गया? सीक्वेंस ऑफ, अगेन सीक्वेंस ऑर्डर, सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सैंपल्स। और इसलिए मैंने इस बात पे इंफेसाइज किया कि अगर यहां 0 पे इसकी कोई वैल्यू है, 1 पे इसकी कोई वैल्यू है, तो 0 और 1 के दरमियान में क्या वैल्यू है? हमें कहा गया कि इसमें वैल्यू क्या है? बोलो अभी, अब क्या वैल्यू है इसके दरमियान में? 0 पे वैल्यू इसकी 1 है, 1 पे इसकी वैल्यू -1 है फॉर एग्जाम्पल। बट माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू इन बिटवीन? अनडिफाइंड है, मेजर नहीं की। दैट द रीजन हम कहते हैं क्यों? क्योंकि हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है सैंपल से वापस एनालॉग सिग्नल। तो कुछ तो है वो हम दरमियान में दोबारा डालेंगे बाय यूजिंग फॉर एग्जांपल इंटरपोलेशन, बाय यूजिंग इंटरपोलेशन। क्लियर? देन तो ये इसलिए यहां पे कहते सैम्पलिंग थ्योरम यूजिंग द नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन, यूजिंग द नाइक्वेस्ट क्राइटेरियन ensures, that's very important word, ensures accurate signal reconstruction from samples. यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे सैंपल्स थे मेरी लैपटॉप में या फ्रॉम दी नेट आ रहे थे। These samples were converted into analog back, which means the from samples the original analog signal was reconstructed accurately by using the sampling theorem using Nyquist criterion. Clear? चौथे चैप्टर में मैं भी पढ़ाऊंगा और शायद के मुफ्ती साहब भी को भी पढ़ाना पड़ जाए, तो बताएंगे कि आखिर कौन सा जादुई चीज हमें नाक्विस्ट ने बताई कि अगर इसको फॉलो करोगे तो मैं इंश्योर करता हूं कि यू विल बी एबल टू गेट द ओरिजिनल सिग्नल बैक।
Got it? G, the same has been shown here. That what you are doing, you have a x of n, जैसे मैंने मैथमेटिकली कहा, और मैंने आपको कहा कि you can represent mathematically, graphically, by function, tabular. There are different ways to represent the sequence. Simple. क्योंकि आप मुझे बार बार हाफजा कहती है कि जी इसको बस आप डिस्क्रीट सिग्नल मिगल ना कहें, आसान बात करें कि बस ये सीक्वेंस है, और क्या है? इतनी आसान सी चीज पे आपने इतना मुश्किल सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉरी, मैं नहीं करना चाहता ये काम. It is very simple. It is just a sequence. So I'm representing the sequence in different ways. That's the very even more simple. तो अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि जनाब this signal is starting from -3 index to +3, I have represented like this, that it has at x of -3, we need to have some value at -3, at -2, at -1, at 0, and so on up to 3 in this case. I can represent in tabular form for n, -3, -2, -1, 0, and so on. It has some values. That's tabular form. I can even write like this. X is equal to -2 at n is equal to -3 index. X is equal to 3 at an index -2. X is equal to 0. X is equal to 0 for index n is equal to -1. There are different ways to represent the same sequence. Clear? The same has been shown in the next slide, that I am showing the same sequence in the tabular form. By tabular, I mean table. और अगर किसी को टेबल नहीं पता, तो very simply everyone has used the Excel. So the Excel sheet is nothing but a table. ठीक है? Then the same has been shown by functional representation, that x of n is equal to -2 for n, which means for n means index -3. X of n is equal to 3 for index -2, and so on. So that is the functional representation, tabular representation, and the graphical representation. Different ways to represent the same thing. Clear? Now we come to an important topic, and that topic is we want to discuss some of the basic sequences. Some of the basic sequences. Okay? And the basic sequences are, for example, the first one is unit sample. And we will see that this unit sample, you may call it a unit impulse as well. Okay? Unit impulse as well. Then we will talk about the unit step. We'll talk about exponentials as well. But why I'm most interested in the unit sample? Because by using some of the operations, and some of the operations are, number one, summation. Number two, scaling. And number three, very nice. किसने कहा? शाबाश आमना. Scaling and shifting. By using these three operations, I can represent any sequence in the world by using this unit sample or unit impulse. Very right. Okay? By using summation, scaling, and shifting. And when I say shifting, you understand this may be a delay or this may be an advance.
Clear? So, ladies and gentlemen, let's start with this. If it is so simple and so easy, ठीक है? दूसरी क्लास भी है, किसकी है? तो मुफ्ती साहब को कॉल कर देते हैं कि वो भी मैं ले लेता हूँ। कॉल करें फिर ठीक है। फिर फोन करूं तो फिर ले लूं, बिल्कुल भी नहीं होते। एक की तरह से हम मुफ्ती साहब को कहना इतना इशू नहीं है, वापस आए। जेंटलमैन, हमने कहा कि दिस यूनिट सैंपल इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय दिस डेल्टा। ठीक है? एंड what is the definition? Definition is that if you look at, okay, definition is it is defined as x delta of n is equal to 0 for n is not equal to 0, and it is equal to 1 for n is equal to 0. The same has been shown in graphically here, that it is equal to, at 0 it has the value 1, and for the rest it has the value 0. which means यहाँ पे n is not equal to 0 है, यहाँ भी n is equal to not equal to 0 है, और यहाँ सिर्फ n is equal to 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1। Mathematically you can see delta of n is equal to 0 for n is not equal to 0, and delta of n is equal to 1 as I shown here is when n is equal to 0. This is something, your unit impulse. Now ladies and gentlemen, जैसे मैंने कहा और आमना ने मुझे हेल्प आउट किया कि जनाब 3 काम आप इसके साथ करें तो दुनिया का कोई भी सिग्नल, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल, कोई भी सीक्वेंस आप बना सकते हैं। ठीक है? ये कहा आमना ने। कौन से तीन ऑपरेशन? समेशन, स्केलिंग एंड शिफ्टिंग। यही बात हम अगली स्लाइड में करना चाहते हैं कि अगली स्लाइड में करना चाहते हैं कि ये, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, so let it be that I have a signal which is represented by P of n, which is shown here as well. What it has? First of all, it is scaled, meaning multiplied. Scaled means multiplied by some value, and that value is written here a minus 3. Number one, because your real delta of n by definition is here. Agreed? Your delta of n is this one. So if you look at this and this one, what is the difference? The simple difference is, as Amna said, number one, it is scaled, it is multiplied by this value. The amplitude of this unit impulse multiplied by some value, some scalar. Clear? Number two, initially it was at 0. Now it is advanced at minus 3. Shifting, advanced. तो 2 ऑपरेशन इस पे हुए हैं। इस तरह अगर आप इसको देखें at 1 पे, it is again scaled with minus 1 and advanced by 1, shifted by 1. Again इसको अगर आप देखें 2 पे, it is again multiplied by minus 2, which is a negative value in this case, and delayed to 2. Similarly, multiplied by negative value is 7, and then delayed by 7 to the 7th segment, 7th index. इसका मतलब है कि दोनों बातें हमारी दुरुस्त साबित हुई कि जी नंबर 1, they are scaled, multiplied, and number 2, they are shifted. अब क्या है नंबर 3? आप क्या कर रहे हैं? It is the first one plus second one plus, यानी first one plus second one plus third one plus fourth one. तो इसका मतलब समेशन, इसका मतलब समेशन। और यही बात यहां पे लिखी है
कि one of the important aspect of impulse sequence is that an arbitrary sequence, yani any sequence can be represented as a sum of scaled delayed impulses. For example, the sequence P of n, which is shown here, is mathematically represented here. Clear? And if you generalize this, क्योंकि यहां पे तो ये लगता है कि -3 से +7 तक के दरमियान ही सिर्फ उसको हम कहेंगे, नहीं, वो कहते हैं इट कैन बी फ्रॉम एनी -infinity to +infinity. And from your basic maths, you know that this sigma sign represents the summation in discrete summation. कंटिन्यूस में समेशन करनी है तो क्या करूं? क्या इंटीग्रेशन? So that is a discrete. That's the reason I am using the summation, not the integration. So you can say x of k into delta of n minus k, where k can take a positive or negative values. As shown here, -infinity to +infinity can take negative, positive both. कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो फिर इसको भी देख लेते हैं, इसका बड़ा भाई जिसका नाम है यूनिट स्टेप सीक्वेंस. अभी हम कौन सा सीक्वेंस पढ़ रहे थे? नाम बताएं और सीक्वेंस का नाम बताएं, अपना भी और इसका भी, पहला वाला जो अभी पढ़ा है अभी. आसान जवाब दे सकती है, अपना नाम बताएं और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पिछले 1.5 घंटे से खामोशी से बैठे हुए हैं. अलीजा. अलीजा कहती है कि हमने इससे पहले जो जो सीक्वेंस पढ़ा है उसका नाम क्या है? यूनिट सैंपल. अभी लिख भी दिया बोर्ड पे, क्योंकि आपने नाम सही बताया, हमने आपको काम सही बता दिया. यूनिट सैंपल. तो अब हम यूनिट सैंपल से यूनिट स्टेप की तरफ आ गए. ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इट इज? इट इज नथिंग बट it is numerous unit samples starting from 0 and going to infinity. That's the reason you can say the definition and graphically and mathematically that u of n is equal to 1 when the value of n is equal to 0 or positive, and it is equal to 0 when n is negative. Simple. And the same as graphically shown here, that for negative values of index, there is no 0 amplitude. The value is 0, while for the 0 and positive values, the value is 1. That's the reason, ladies and gentlemen, I can write this as that it is u of n. I can introduce a variable k, which is equal to 0 to n minus k. So what it is, for example, when it is 0, the value I am taking from 0, not from -infinity this time. Be careful. I'm not taking it as a from -infinity to +infinity. I'm taking from 0 to infinity. So first value is 0, so it becomes delta of k को 0 पुट कर दो. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1, n-2, like this. तो अगर इसको मैं दोबारा से लिख लूं तो इट विल बिकम delta of 0, delta of n-1, delta of n-2 and so on. और अगर इसको मैं यूं लिख लूं समेशन की फॉर्म में तो ये इसके इक्विवेलेंट है. So which means again हमने अभी कहा
कि इससे आप कोई भी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द यूनिट स्टेप सीक्वेंस। क्लियर? इसी चीज को यहां दिखाया गया कि your unit step sequence is the summation of shifted impulses, sum of delayed impulses। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि मैथ्स भी बोलता है, लेकिन उसको उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो चलें, कोई अटेंडेंस हो चुकी? सर